स्वागत है एक बार फिर से आपका विलायत न्यूज़ पर। आइए शुरू करते हैं वर्ल्ड बुलेटिन। सबसे पहले खबर ईरान से। ईरान ने यूरोपीय राजनयिक को देश से निकाल दिया है और ईरान और ब्रिटेन के रिश्तों में एक बार फिर अब इससे तनाव पैदा हो सकता है। ईरान ने वीडियो सबूत पेश करते हुए ब्रिटेन के तेहरान में डिप्टी एम्बेसडर को जासूसी के आरोप में देश से निकाल दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने मिसाइल अभ्यास के दौरान नो एंट्री एरिया से जासूसी करने और मिट्टी के सैंपल लेने के आरोप में इन डिप्लोमेट्स को गिरफ्तार किया है। IRGC ने इस घटनाक्रम का वीडियो फुटेज जारी करते हुए ये दावा किया है कि ब्रिटिश डिप्लोमेट विटेकर को उस जगह के पास देखा गया था जहां ईरानी सेना मिसाइल प्रैक्टिस कर रही थी। ब्रिटेन के उपराजदूत ने इस मामले को लेकर माफ़ी मांग ली है। उन्हें ईरान से निकाल दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों में से एक ने यूनिवर्सिटी में साइंटिफिक रिसर्च और एक दूसरे की मदद के नाम पर ईरान में एंट्री ली थी। IRGC बल ने दावा किया है कि इससे पहले भी यूरोप के देशों की तरफ से राजनयिकों का इस्तेमाल अक्सर मिलिट्री साइट्स की तलाशी करने, इक्विपमेंट और युद्ध सामग्री की पहचान करने के लिए किया जाता रहा है। ये पहली बार नहीं है जब ब्रिटेन के किसी राजनयिक को ईरान में हिरासत में लिया गया है। साल 2020 के जनवरी महीने में भी ईरान में ब्रिटेन के उस वक्त के राजदूत रॉब मैकेयर को ऐसे मामलों में हिरासत में लिया गया था। अगली खबर में बात करेंगे सीरिया की, जहां सीरिया में अमेरिका के खिलाफ लोगों में गुस्सा पनप रहा है। लोगों ने फिर आर्मी को निशाना बनाया है। सीरिया में अमेरिका की गैर कानूनी मौजूदगी और इस देश की दौलत पर डाले जा रहे डाके से आम जनता के मन में भारी गुस्सा और विद्रोह पनप रहा है। आए दिन सीरिया के आम लोग अमेरिका के सैन्य काफिलों को निशाना बना रहे हैं। साथ ही सीरियन आर्मी भी कई मोर्चों पर अमेरिकी सैन्य काफिलों का रास्ता रोक चुकी है। ये ताज़ा मामला सीरिया के हस्का प्रांत का है, जहां अमेरिका के सैन्य काफिले के रास्ते में एक बार फिर गांव वाले दीवार बनकर खड़े हो गए और अमेरिकी सेना को आगे नहीं बढ़ने दिया और मजबूरन अमेरिकी काफिले को वापस लौटना पड़ा। पूर्वी हस्का के अलमजीरा गांव से होते हुए अतिक्रमणकारी अमेरिकी सेना को अपने एक और गैर कानूनी सैन्य अड्डे की तरफ जाना था। अमेरिका के इस सैन्य काफिले में कम से कम 5 बख्तरबंद गाड़ियाँ थीं। गांव के लोगों को जैसे ही अमेरिका सेना की आमद की खबर लगी, सब लाठी डंडे और खेतीबाड़ी में इस्तेमाल होने वाले औजार लेकर अमेरिकी काफिले के सामने डट गए और उन्हें इस इलाके से आगे न बढ़ने के लिए कहने लगे। बाद में घटनास्थल पर सीनियर आर्मी भी पहुंच गई और गांव वालों ने फ़ौज की मदद से अमेरिकी काफिले को वापस पलटने पर मजबूर कर दिया। ये भी बता दें कि हस्का में ही खबूर अल फ्रांजे में इससे पहले जुमे को भी सीरियन फ़ौज अमेरिकी काफिले का रास्ता रोक कर उन्हें वापस अपने अड्डे में भेजने के लिए मजबूर कर चुकी है। उससे पहले बुधवार को भी सीरियन आर्मी ने एक चेक पोस्ट पर अमेरिका के लॉजिस्टिक काफिले को रोक लिया था। पिछले 1 महीने में सीरिया की आम जनता कोई संसाधन न होने के बाद भी कई अमेरिकी काफिलों का रास्ता रोककर उन्हें अपने घर कानूनी सैन्य अड्डों तक सीमित रहने के लिए मजबूर कर चुकी है। अगली खबर सऊदी अरब से है, जहां होलोकॉस्ट में मरे यहूदियों के लिए दुआ करने वाले मुफ्ती को सऊदी अरब ने इनाम दिया है और उसको अरफा का खतीब बनाया है। सऊदी अरब में हुकूमत करने वाला ख़ानदान आले सऊद और इजराइल के नज़दीकी रिश्ते जग ज़ाहिर हैं। बाइडन की सऊदी यात्रा जैसे जैसे करीब आ रही है, आले सऊद इजराइल के लिए अपने इश्क को जाहिर करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। ताज़ा मामला हज के मौके पर मस्जिद नेमरा के खतीब और इमाम को लेकर है। आले सऊद ने अरफा के दिन इस मस्जिद की जिम्मेदारी उस मुफ्ती को दी है जिसने तथाकथित होलोकॉस्ट की याद में होने वाले प्रोग्राम्स में यहूदियों की मग़फ़रत की दुआ की थी। काउंसिल ऑफ ग्रेट स्कॉलर्स ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड एसोसिएशन का सदस्य और सऊदी अरब की एक मस्जिद का पेश इमाम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ईसा अपनी यहूदी दोस्ती के लिए पहले ही काफ़ी चर्चा में रह चुका है, जिसका इनाम उसे सऊदी सरकार की तरफ से समय समय पर मिलता भी रहा है। अब आले सऊद की तरफ से हज के दौरान अरफा के दिन मशअर और अरफात के नज़दीक मौजूद अहम मस्जिद नमेरा के इमाम और ख़तीब की जिम्मेदारी भी उसकी इन्हीं हरकतों का इनाम कही जा रही हैं। मक्का के गवर्नर हाउस की तरफ से किए गए ट्वीट में ये कहा गया है कि अरफा के दिन मस्जिद नमेरा में शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ईसा को इमाम और ख़तीब के तौर पर आले सऊद की तरफ से मंजूरी मिल गई है। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ईसा पिछले साल होलोकॉस्ट की याद में होने वाले प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए पोलैंड भी गया था।
उसकी पोलैंड यात्रा और मारे गए यहूदी लोगों के लिए दुआ करने पर इजरायली विदेश मंत्रालय के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट करते हुए कहा गया था कि यही असल इस्लाम है। सऊदी अरब और इजराइल के ताल्लुकात जो कि अब जग ज़ाहिर हो चुके हैं, उसके बाद अब सऊदी आसमान से इजराइल के विमान भी गुजरेंगे और इसके बदले में मिस्र के आइलैंड सऊदी अरब को दिए जाएंगे। सऊदी अरब और मिस्र के बीच तहरान और सनाफीर आइलैंड को लेकर पुराना विवाद है, जो कि अब जो बाइडन की सऊदी यात्रा के वक्त हल होने की उम्मीद जताई जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि बाइडन की सऊदी यात्रा के समय ये द्वीप ऑफिशियली सऊदी अरब को मिल जाएंगे, इस बात पर सहमति बन गई है और बाइडन की सऊदी यात्रा के दौरान इसका ऐलान भी हो सकता है। मिस्र ये द्वीप सऊदी अरब को देने के लिए राज़ी हो गया है, लेकिन बदले में उसे तो कुछ नहीं मिलने वाला, बल्कि सऊदी अरब से इसके बदले इजराइल को रियायत मिलेगी और उसके लिए सऊदी अरब की हवाई सीमा खोल दी जाएगी। इजराइल ह्यूम ने तेल अवीव के सीनियर अधिकारियों के हवाले से ये खबर देते हुए कहा है कि इजराइल और अमेरिका ने इस मामले में समझौता कर लिया है और इस समझौते पर बाइडन की सऊदी यात्रा के दौरान मोहर लग जाएगी और वहीं इसकी घोषणा भी की जाएगी। इस हिब्रू समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल और अमेरिका तेहरान और सनाफीर सऊदी अरब को देने के लिए तैयार हैं। बदले में सऊदी अरब को अपनी हवाई सीमा इजराइल के विमानों के लिए खोलनी होगी। सऊदी अरब की 2 दिन की यात्रा से पहले जो बाइडन को इजराइल की यात्रा करना है, बाद में सऊदी अरब में वो खाड़ी देशों के शासकों और दूसरे मुस्लिम देशों के सत्ताधारियों से भी मुलाकात करेंगे। सऊदी अरब में जो बाइडन कई देशों के अधिकारियों के साथ बैठक में एक डिफेंस अलायंस के गठन पर भी विचार करेंगे। मिस्र और इजराइल के बीच हुए समझौते में ये दोनों द्वीप भी शामिल हैं और यहाँ इंटरनेशनल फोर्सेस मौजूद हैं, लिहाजा इन जजीरों को मिस्र से लेकर सऊदी अरब को दिए जाने की सूरत में इजराइल की मंजूरी ज़रूरी है। इजराइल को यहाँ सैन्य और नागरिक नेविगेशन के लिए फुल आज़ादी और गारंटी चाहिए और सऊदी अरब अमेरिका के सामने इजराइल की शर्तें मानने की बात कह चुका है। इजरायली मीडिया का कहना है कि सऊदी अरब अपनी हवाई सीमा तेल अवीव को इस्तेमाल करने की मंजूरी दे देगा, क्योंकि वो इससे पहले भी अब्राहम समझौते का सपोर्ट करते हुए बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात जाने के लिए इजरायली विमानों के लिए अपनी हवाई सीमा खोल चुका है। कहा यह भी जा रहा है कि बाइडन के साथ सऊदी अरब की यात्रा पर इजराइल के किसी सीनियर अधिकारी को भी भेजा जा सकता है, हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है और अगर ऐसा होता है तो यह पहला मौका होगा जब इजराइल का कोई वरिष्ठ सीनियर अधिकारी सार्वजनिक रूप से सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा करेगा। इन सब के बीच अमेरिका के समाचार पत्र वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा है कि अमेरिका की देखरेख में मिस्र के एक शहर में इजराइल और सऊदी अरब के सीनियर फौजी अफसरों के बीच इस साल मार्च में ही सीक्रेट बैठकें हुई थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार इजराइल की संयुक्त सैन्य कमान के प्रमुख अवीव कोखावी और सऊदी अरब के आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ फयाज बिन हमीद अल रवेली ने मिस्र के शर्म अल शेख में हुई बैठक में भाग लिया था। आज के ख़बरों का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। आज की ख़बरों को आपके लिए लिखा मौलाना गयूर मौलाई साहब ने, कैमरे पर थे फ़हीम साहब। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।